नमस्कार, मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दशकों में देश के अनेक हिस्सों में छोटे बड़े शराब विरोधी आंदोलन उभरे हैं। इसके बावजूद देश भर में शराब की खपत कहीं तेजी से बढ़ी है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के अनुसार सरकार को शराब की बिक्री से हर साल 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हो रहा है। कई लोगों की मांग है कि शराब की खपत कम करने के लिए सरकार देश भर में कानूनन शराबबंदी लागू करे। कोई शराब पिए न पिए, ये इतना बड़ा सामाजिक व राजनैतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है? क्या इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? जिन क्षेत्रों में सरकार ने दारूबंदी लागू की है, वहां इसका क्या प्रभाव पड़ा? मनस के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कुछ सवालों पर प्रकाश डालेंगे। दारूबंदी अभियान ज्यादातर गांवों में ही उभरे हैं। ऐसे आंदोलन अक्सर अपने गांव के शराबियों की लत छुड़वाने व लोकल दारू दुकान बंद करवाने के प्रयासों से शुरू होकर प्रोहिबिशन यानी कानून द्वारा शराबबंदी की मांग में बदल जाते हैं। शराबबंदी अभियानों का एक कॉमन फीचर रहा है महिलाओं का बहुत जोश व रोष के साथ इनमें सहभाग। इसका कारण साफ है, शराबीकरण का सबसे ज्यादा त्रास औरतों और बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। मेरा आदमी पहले बहुत शराब पीता था, इसके कारण नौकरी भी छूट गई। रात को आता था, खाना बनाओ, ये गरम करो, ये करो, वो करो। खाना बनाते तो फेंक देता था, बगैर बात के मार पिटाई, बच्चों को भी तंग करना, रात को बाहर निकाल देना। मेरे को तो सवेरे ही पता लगता था इतने रात को ये शराबा किया है, तो ये नशे में ज्यादा पीने के कारण ये भी हो जाता था। नौकरी भी सुना छोड़ दी? हाँ, नौकरी तो छोड़ दी थी। क्यों? बस ये नौकरी, ये दारू पीते रहते थे। मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्या आई। घर में बच्चों के लिए अनाज नहीं छोड़ना, बच्चों की फीस नहीं भरना, बच्चों की वर्दी नहीं सिलाना, बच्चों के लिए कोई सामान नहीं लाना। घर में कोई भी जरूरत हो सामान नहीं आता था। पी ली, बस बाहर निकल गए, मार, घर आते ही मार पिटाई। मेरे बाप ने भी दारू पी के आके और मेरे माँ को मारा, तो वो लंगड़ी होकर पैर टूट गया और सर्विस का पैसा कुछ दिया नहीं, पूरा पैसा दारू में बर्बाद किया। जो लोग है ना, वो 3,000 रुपए पेमेंट कमा रहे हैं। वो भाई का हाल आज ये है कि ये दारू की दुकान है, तो वो भाई को सुबह उठ के काम करने जाना पड़ता। 3,000 पेमेंट मिलते हुए भाई को क्या जरूरत है बाहर काम को जाने की? यानी इतना पैसा शराब में गवा जी हाँ, वो घर के बर्तन बेच डालता। वो शुरू 6 बजे से दुकान खुलती है दारू की। कितने बजे? सुबह 6 बजे से। तो इतने सुबह पीना शुरू कर देते हैं? हाँ, सुबह पी लेते हैं और पीने के बाद रास्ते में जा रहे तो उनको होश नहीं रहता। कभी कंकर मार देते हैं या कभी चोटी खींच लेते हैं। अगर एक आधी गरीब लड़की हो तो चुपचाप चली आती है। एक आधी अगर वो लड़ाऊ वाली लड़की हो तो वो खुद डांट लेती है, फिर उसका नहीं क्या वो ये रखते हैं कुर्रा, और बाद में उसको तंग करते हैं। घर में जाकर, रात में जाकर उसका दरवाजा टटोलना और उसको धमकी देना, तू ये रास्ते से कैसी जाएगी, मैं तुझे देख लूंगा। पत्थर का क्या काम करते हैं? रवाड़ी का काम करते हैं। तोड़ने का? पत्थर तोड़ते हैं। तो उसके लिए दारू की क्या जरूरत है? क्यों बोलते हैं, आता पैर अब बहुत दुखते ना, ये बड़ा वाला गन पकड़ के उसको मारना पड़ता पत्थर को। फिर तो हमारा शरीर सब मार मार के थक जाते। तो दारू से आराम थोड़ी मिलता, और भी थकते हैं। आराम बोले तो अब आए जब थोड़ा पिए तो नींद लगेगा, उसके बगैर नींद नहीं लगेगा? नहीं लगता। अच्छा, आपकी औरत भी पीती है? नहीं पीते। तो उसको जब दुखता है, शरीर थकती है, तब वो क्या करती है? किसको? आपकी औरत को? नहीं, वो नहीं पीती ना। तो उसका शरीर कभी नहीं दुखता, थकता नहीं? दुखता होगा मगर उसको वो पीने का आदत नहीं है ना। एक औरत हूँ मैं, और एक औरत में यानी 3 महीने के 22-23 रुपए कमाती हूँ और 9 जन को मैं पालती हूँ। हमारे आदमी है, मगर हमारे आदमी ने दूसरी भी औरत किया है, वो भी कमाते हैं, वो भी पुलिस में है। पर मतलब ये जो गरीबी की है और दारू की संगत की है, वो दारू भी पीते हैं हमारे यहाँ के। उनको आदत लत लगी जो है, वो तो छोड़ नहीं सकते। तो मना करते हैं? मना कर करके मार खा के सब यानी चमड़ी दुरुस्त करके ड्यूटी करते हैं। क्या करेंगे मैडम? खूब मारता है? मारो बहुत। दोनों को कि आप ही को? दोनों को भी। दोनों मिलके पीट डालो? चाहे को पीटेंगे, पति देव है ना मैडम। चूंकि शराबी पतियों से दुखी औरतें निजी स्तर पर
पति का व्यवहार बदलने में असहाय महसूस करती हैं, इसलिए शराब के खिलाफ सामूहिक प्रयासों में उन्हें एक नई ताकत मिलती है। इसी कारण शराब भट्टियां तोड़ने, दारू बाटलियां फोड़ने व शराब की दुकानों को बंद कराने के आंदोलन में औरतें बड़े जोश से आगे आती हैं। मीडिया ने शराबबंदी आंदोलनों को इस तरह पेश किया है जिससे लगे कि पुरुष तो ज्यादातर शराब पीने के हक में हैं, सिर्फ महिलाएं ही शराब की खपत के खिलाफ हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं। जहाँ जहाँ भी मजबूत शराबबंदी आंदोलन उभरे हैं, वहाँ बहुत से पुरुषों ने न सिर्फ इन संघर्षों में अपना सहयोग दिया, बल्कि ज्यादातर स्थानों पर संवेदनशील पुरुषों ने ही महिलाओं को संगठित करने की पहल की। हाल ही के एक देशव्यापी ओपिनियन पोल के अनुसार 86% लोग शराबबंदी के हक में हैं, जिसमें 83% पुरुष और 88% महिलाएं हैं। यानी इस सवाल पर स्त्री पुरुष का आपस में इतना विरोध नहीं जितना शराबीकरण फैलाने वाली ताकतों का बाकी समाज के साथ टकराव। पहले तो शराब में इतनी बुराइयां हैं कि जो हमारा देहात में जो परंपराएं थी, बड़ों का सम्मान करना था, करते थे। और ऐसा होता था गांव में जब सामने से कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आ जाता था तो उससे छिपते थे। लेकिन इस शराब के सेवन से इस हद तक वो सारा हमारा जो इज्जत करने का तरीका था वो भी खत्म हो गया। समाज को तोड़ कर रख दिया इस शराब ने। झगड़े होते हैं, कई दफा शराब पीकर कोई चांगर मारता है, किसी को गाली निकालता है, दूसरा उसका बुरा मनाता है, इस तरह झगड़े हो जाते हैं। कई दफा कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है। और दूसरा, ये जो इलेक्शन में जब ज्यादा दौर चलता है तो लोगों की ठीक सोचने की शक्ति नहीं रहती। जो कैंडिडेट्स हैं वो कई दफा शराब की वजह से गलत लोग चुने जाते हैं। देहात के समाज के लोगों ने कुछ इकट्ठे होकर के इस बात को महसूस किया तो एक आंदोलन का रूप हमारे क्षेत्र में यहाँ पूरा उठा, जिसका कि गांव-गांव में पंचायत की गई। सरकार को भी मेमोरेंडम दिए गए, ज्ञापन दिए गए, भाई इस बुराई को खत्म करो, जनता इस बात को चाहती है। फिर हमने उसको आंदोलन को और विस्तार से किया। गांव में ये कर दिया कि कोई आदमी शराब पिएगा उससे पहले 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो उसका जाति बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसमें भी हमें बहुत सफलता मिली। लेकिन ऐसा क्यों कि लगभग हर शराबबंदी आंदोलन का रोष जल्द ही शराबियों से हटकर सरकार पर केंद्रित हो जाता है? ये लोग खुद नहीं पीते, इनको पिलाई जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रांतिक सरकारें हैं, वो इसके लिए लोगों को खुद ऐसे हालात पैदा करती हैं कि लोग शराब पिएं। गांव-गांव में सरकार ने ठेके खोल रखे हैं और उनकी कागजों में तो ठेकों की गिनती कम होती है, लेकिन जो ठेका एक एरिया में होता है उसकी फिर वो आसपास के गांवों में इलीगल ब्रांचें खोल रखते हैं। भले ही सरकार गांवों में पानी न पहुंचा पाई हो, पर गांव-गांव में शराब जरूर पहुंचा दी है। कई हजार पंचायतों के रेजुलेशन दिए गए थे जो कि कई संस्थाओं, सामाजिक संगठनों द्वारा इकट्ठे किए गए थे, सरपंचों से लिखवाए गए थे, वो सरकार को भेजे गए थे। लेकिन इसके अधीन होता है, सारी पंचायत डिप्टी कमिश्नर के अधीन होती है, तो उन्होंने कुछ रेजुलेशन पास कराने होते हैं, कुछ ग्रांट का मामला होता है, तो वो डिप्टी कमिश्नर सरपंच को बुलाता था और इस किस्म से उनको अपना प्रेशर देता था और उनसे वो रेजुलेशन कैंसिल करवा लेता था कि जो पंचायत गांव में ठेका खुलवाएगी तो उसको 1 रुपया बोतल, 2 रुपया बोतल कमीशन दी जाएगी पंचायत को। उपायुक्त की तरफ से ये भी धमकी दी जाती थी कि आपको आपकी पंचायत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसके भय के मारे वो पंचायत डर जाती थी। एक सरपंच का और उसका डिप्टी कमिश्नर के ओहदे में बहुत अंतर है। गवर्नमेंट ने जो ठेके खुलवाए, ये कहकर लोगों को, पंचायतों को, कि जो पंचायतें अपने गांव में ठेका खुलवाएंगी उनको 2 रुपए पर बोतल रेवेन्यू दिया जाएगा गांव की डेवलपमेंट के लिए। तो हम तो इसका विरोध करते थे कि हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ये तो शराब डेवलपमेंट रोकती है। कई जगह गांव-गांव ने एकजुट होकर अपने क्षेत्र की दारू दुकानें बंद करने के प्रयास किए, लेकिन ऐसे स्थानों में राज्य सरकारों ने पुलिस प्रोटेक्शन में शराब के ठेके चलवाए ताकि सरकार को रेवेन्यू का घाटा ना हो। पुलिस मोबाइल ठेके लेकर गांव में घूमती थी। हमारे गांव में भी जहां एक टेम्पू पर शराब की बोतलें रखी हुई, यदि ये पौए रखे हुए और पुलिस फोर्स नाल हुआ करती थी, स्पीकर लगा होता था, यहाँ
पुल पर आके अनाउंस किया जाता था कि जो जो लोग शराब पीना चाहते हैं वो आज उनसे मिल सकती है। दारू दुकान का ठेका देना पॉलिटिकल पेट्रोनेज का बड़ा हथियार बन गया है। इसीलिए सरकार ने शराब के व्यापार को लाइसेंसिंग पॉलिसी द्वारा पूरी तरह अपनी जकड़न में रखा है। Because of liquor being a major business, the largest profit margins being in liquor, the new elite which came up turned out to be liquor barons. There was a time, I think hardly 3 or 4 years ago, when 1/3 of the state assembly would be persons who are directly or indirectly connected with the liquor business. दारू दुकान बंदी की बात इसीलिए करते हैं कि कुछ दिन पहले मोहताज आदमी शराब की दुकान मिलने के बाद या लाइसेंस मिलने के बाद अभी लखपति बन गया। ये बहुत जल्दी पैसा कमा, बहुत जल्दी इजी। एक बात। दूसरी बात ऐसी कि वो एक समाज का प्रेशर ग्रुप रख सकता है, गांव का किंग मेकर हो सकता है और गांव में गुंडे भी पाल सकता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई पैसे से अपन सभी बातें खरीद सकते हैं। पॉलिटिक्स में या तो कोई सोशल एक्टिविटीज में और हर जगह चंदा देने वाला यही होता है, तो वैल्यूएशन करते समय समाज में भी डिवैल्यूएशन अच्छे आदमी का ही होता है। Liquor was used to hire gundas, mafia gangs to beat up people to rig elections. Liquor also played a major role. And liquor money, crores of rupees made in liquor, that went into politics. So apart from rigging of elections and using mafias and so on, the very kind of persons who got elected, because they are part of the institutions of democracy, the kind of persons who got elected were persons who knew mainly about liquor business and nothing else. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस सरकारी तंत्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो शराबीकरण को बढ़ावा देता है, उसी से ये मांग की जाती है कि वो शराबबंदी लागू करे। गुजरात में तो आजादी के बाद से ही टोटल प्रोहिबिशन चला आ रहा है, लेकिन बाकी प्रांतों में शराब के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन के दबाव में आकर कुछ राज्य सरकारों ने प्रोहिबिशन लागू की है। इस वक्त आंध्र, तमिलनाडु, केरल व हरियाणा में टोटल या पार्शियल प्रोहिबिशन जारी है। पार्शियल यानी देसी शराब पर मनाही पर अंग्रेजी पर छूट। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भी शराब का व्यापार गैर कानूनी है, क्योंकि गुजरात की तरह वर्धा नाम भी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। आइए वर्धा में टोटल प्रोहिबिशन की एक झलक देखें। वर्धा जिला तो टोटली प्रोहिबिशन का जिला है, लेकिन वो केवल कानून के तौर पर है। लेकिन अगर वैसा आप देखेंगे तो आप जिले के जिस भी कोने में चाहेंगी वहाँ आपको शराब मिल जाएगी। आइए वर्धा में टोटल प्रोहिबिशन की एक झलक देखें। वर्धा जिला तो टोटली प्रोहिबिशन का जिला है, लेकिन वो केवल कानून के तौर पर है। लेकिन अगर वैसा आप देखेंगे तो आप जिले के जिस भी कोने में चाहेंगी वहाँ आपको शराब मिल जाएगी और जो भी क्वालिटी की चाहेगी वो क्वालिटी की आपको शराब मिल जाएगी। वो तो लिकर किंग मानी जाती है इसलिए कि भाई धंधा हमारा कभी बंद नहीं रहा। यदि आज सवेरे रेड हो गया, माल पकड़ा भी गया, तो दोपहर को मोटरसाइकिल से माल लाके फिर धंधा चालू कर देंगे। जो आज सवेरे का नुकसान हो वो शाम तक उसको पूरा करना है। इलिसिट दारू का व्यापार करने वालों में बहुत बड़ी संख्या गरीब और बेरोजगारों की है। इन दो नौजवानों का उदाहरण आपके सामने है। आप पीते हैं? नहीं पीता। बनाते क्यों हैं फिर? बनाते मजबूरी है, घर में कमाई करने वाले लोग ने। खेती से पूरी कमाई नहीं हो पाती? नहीं। तो आपके घर में कितने हैं कमाई वाले लोग? बस मैं एक ही हूँ। कितना निकाल लेता है महीना में शराब? एक में 35 डब्बे निकलता। कितना? 35 हाँ डब्बे। हाँ। और आपकी कितनी बचत हो जाती है आमदनी? होता 1000-2000। पुलिस हमको धंधा नहीं किया तो भी आते घर में 10-10, 12-12 बजे रात को तो धंधा क्यों नहीं चालू करता? चालू कर और पैसे दे दे हमको। हफ्ता मांगते। तो आप नहीं भी चलाएं तब भी वो हफ्ता मांगते? कभी धंधा चालू कर बोलते और हफ्ता चालू कर बोलते। मार पिटाई भी करते। पुलिस को कितना देना पड़ता है? सपने को दिया तो 2000 रुपए हर महीना। हाँ। प्रोहिबिशन के बावजूद गांव-गांव में शराब बंद और बिक रही है। बड़े व्यापारी तो पैसे व पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से अपना धंधा चलाते ही रहते हैं। रेड्स इत्यादि में फंसते हैं तो छोटी मोटी भट्टियां चलाने वाले गरीब लोग। इस गांव में आप ही अकेले बनाते हैं कि और भी लोग बनाते हैं? ऐसे तो 4-5 जने हैं। हाँ।
4 पैसे निकाल। वो नहीं पकड़े जाते, आप ही पकड़े जाते? वो तो गरीब के ऊपर ज्यादा, मैं ही बोला कि गरीब के ऊपर ज्यादा दबाव रहता। वो लोग कम गरीब हैं? गरीब है, अब जरा लाठी बड़गे वाले, ये भी पुलिस वाले डरते उनको। अभी जो पांडर कवड़ा है वहाँ 1-2 पुलिस वाले 10 पुलिस वाले जाते ही नहीं, 2 लारी होना वहाँ। तो पेट कर भरने के लिए तो करना ही पड़ता, मना ही करते है ना। दूसरा काम होता ही नहीं ना मेरे से, ना नागरन होता बखरन होता। ट्रक के ऊपर जाता था, ट्रक का ही नहीं होता, मोटर मैं कूली काम करता था। अच्छा। लेकिन मेरे गाँव वाले को पूछ ले, मेरे इतना काम वाला कोई नहीं था जवानपन में, तो अब आसक्ति कम हो गई करके करना पड़ता। बचता कुछ नहीं, आप ही के कपड़े लगते बस। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि पूरे जिले में इफेक्टिव ड्राइव्स हो, खासकर ये डिस्टिलेशन ऑफ लिकर, पोजेशन ऑफ लिकर, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिकर, इसके हमेशा हमारे लोग जो हैं केसेस करते रहते हैं। पिछले साल सिर्फ प्रोहिबिशन एक्टिविटीज के 7,543 केसेस किए हुए हैं। लेकिन ये समझ लो कि यहाँ पे एक ऑफिसर कम से कम जो PSI थानेदार होगा 50-60 हजार रुपया कमाता है। 50-60 हजार रुपया महीने का? हाँ। सिर्फ शराब से? शराब से। बाकी और काम अलग? हाँ। अच्छा, आप और दूसरी बात, यहाँ पे पुलिस का जो ध्यान है ज्यादा से ज्यादा ये लगा है कि जैसे शराब कहाँ बिकती, शराब कौन लाता, क्या लाता, इसी पे ज्यादा ध्यान है। यदि आज आप एक टेलीफोन कर दो कि यहाँ पे 2 लड़के भाई चाकू लेकर के मारने दौड़ रहे हैं, आने जाने वाले को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो पुलिस 1 घंटा बाद आएंगी। आप ऐसा नाम एक फोन कर दो कि यहाँ पे शराब खाली हो रही है, तो अब भी सिविल ड्रेस में चले आएंगे स्कूटर पे। वो क्यों? पैसा मिलता है। जैसे 2 पेटी माल पकड़ा, 2 पेटी यानी 96 पेटी पकड़े, तो उसमें वो 96 2 पेटी यदि का एक उदाहरण, 2 पेटी 2 बक्से, एक पेटी में 48 नींब आती है, तो वो 48 नींब की जप्ती बनाएंगे, 48 नींब वो खुद के यूज के लिए रख लेंगे। प्रोहिबिशन वाले इलाकों में किसी को भी मेडिकल ग्राउंड्स पर शराब का परमिट मिल सकता है। ये भी एक अच्छा खासा रैकेट बन चुका है। तो वर्धा जिला में प्रोविजन है, ड्राई डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी एक्साइज वालों ने यहाँ पे परमिट दी है। वर्धा जिले के अंदर कम से कम 25,000 परमिट है। किस बात की परमिट? पीने के, रखने के। आप शराब लेकर के चल सकते हो, रख सकते हो, पी सकते हो अपने घर में बैठ करके। 30 रुपए का एक्साइज का परमिट है, कलेक्टर के मार्फत मिलता है। ये परमिट में भी एक लूपहोल ऐसा है कि एक आदमी एक समय 12 बोतल रख सकता है। 12 बोतल रखने का मतलब, यदि गांव में दुकान है, 12 बोतल रखने का मतलब ये है कि वो पीने की नहीं, नहाने की सुविधा है। मतलब सीधा ही वो इलीगल सेल का काम करता है। परमिट का ऐसा है, वो लिकर शॉपर क्या करता है कि जैसे एक आधे डॉक्टर को सब पूरी गांव की लिस्ट, हर कोई परमिट के लिए जाता नहीं, इसलिए पूरी लिस्ट जमा करता है। 5-50 एक ही डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेता है, इकट्ठा पैसे दे देता है, और वो परमिट एक्साइज इंस्पेक्टर से बना लेता है और अपने पास खुद रख लेता है। उससे क्या फायदा उसको? उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए परमिट की जरूरत है। एक के बाद एक प्रांत में प्रोहिबिशन फेल होने के बावजूद शराबबंदी आंदोलन प्रोहिबिशन की मांग पर ही आकर अटक जाते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि प्रोहिबिशन के फेल होने का बुनियादी कारण है सरकारी करप्शन और पॉलिटिकल विल की कमी। इसीलिए हर आंदोलन ये मांग करता है कि प्रोहिबिशन को और भी सख्ती से लागू किया जाए। पर क्या ये कड़ी से कड़ी सरकार के बलबूते की बात है कि वह घर घर में, गांव गांव में इस बात की निगरानी कर पाए कि कौन क्या पी रहा है? शराब बनाने के लिए किसी सोफिस्टिकेटेड तकनीक की जरूरत नहीं। इन्हीं को देखिए, एक ड्रम, तसला, 2-3 कनस्तर, एक आध रबर के पाइप, पानी, आग और मिट्टी के लेप वाली एक पट्टी, बस एक स्मॉल स्केल डिस्टिलेशन यूनिट के लिए यही सब काफी है। निजी इस्तेमाल के लिए कोई भी व्यक्ति अपने किचन में प्रेशर कुकर द्वारा शराब डिस्टिल कर सकता है। Prohibition as a policy is very difficult to implement. It raises a lot of difficulties. होता क्या है कि खासकर ये सोशल ही नहीं, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन जाता है। पुलिस रेड भी करेगी, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगी, विटनेस हॉस्टाइल हो जाएगा, वो फिर से छूट जाएगा। ये सब जो है इफेक्टिव डिटरेंस जब तक नहीं होता है और फ्रॉम विद इन रिफॉर्मेशन जब तक नहीं होता है, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती।
आंदोलन के दबाव से महाराष्ट्र में ये कानून पारित हुआ है कि जिस गांव में 50% से अधिक महिलाएं शराब दुकान बंद करने के पक्ष में वोट देंगी, उस दुकान का परमिट रद्द हो जाएगा। वोटिंग सरकारी तंत्र द्वारा ही करवानी पड़ती है। वोटिंग के लिए जिला प्रशासक तभी राजी होते हैं जब गांव की बहुत सी महिलाएं एक साथ मिलकर लिखित रूप में ये मांग करें। इस प्रक्रिया में भी कितनी अड़चनें आती हैं, इसकी एक झलक महाराष्ट्र स्थित जिला चंद्रपुर के चुनाडा गांव में नवंबर 1995 में हुई वोटिंग से आपको दिखाते हैं। तो सीनो है ना दारू वाला, उसने जाके बता दिया कि आप औरत को भेजना नहीं, कुछ मेरे तरफ से फ्री दारू पियो, कुछ पैसा लो, पीने वाला रहे तो दारू की बाटली दिया, नहीं पीने वालों को पैसा दिया। जब भाई लोग हम आते थे, कुछ भाइयों को रोका, जाने नहीं दिया। और मेरी माँ आती थी, मेरे माँ को भी आधे रास्ते में से लेके गया। औरतें आदमी के डर से नहीं आई कि दारू वाले के डर से? दोनों के डर से। और आदमी को हम डरते हैं, दारू वाले जो सीरो को आदमी लोग डरता है। तो लेके साथ में लिए तो बंद होता है, और राजूरा में बंद करो और यहाँ का भी बंद हो जाएगा। देखो मैडम, गाँव का पहले अपने गाँव का सोचना, फिर राजूरे का सोचना। सब लोग राजूरा जाके पीछे आ सकते हैं क्या? तालुका बंद करो, डिस्ट्रिक्ट बंद करो, चाहे पूरे महाराष्ट्र में बंद करो, कि यहाँ पे अगर बंद हो जाएगा तो ये 15 रुपए में मिल रही जो गवर्नमेंट के रेट से, और महंगाई में पियेंगे लोग, बंद नहीं रहेंगे। पीने वाले कभी बंद नहीं होते। कम तो हो जाएगी ना? और ज्यादा होंगे, इलीगल में ज्यादा। बंद तो नहीं होती, कम होती है। वो कैसे? नजदीक गांव, घर के बाजू में मिलने वाली चीज यदि अभी समझो पीने की इच्छा हुई और यहाँ तो कहीं मिलने का सहारा नहीं है, तो फिर 10-12 किलोमीटर जाने का वैसा रह जाता है, ऐसी कम होती है। इस गांव में 1059 महिला वोटर्स में से सिर्फ 25 ने दारू दुकान के पक्ष में वोट दिया, जबकि 297 ने दारूबंदी का समर्थन किया। फिर भी दुकान बंद नहीं हो पाई क्योंकि शराब व्यापारी की धमकियों और डर की वजह से वोटिंग का कोरम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन महाराष्ट्र के अन्य कई गांवों में महिलाएं वोटिंग द्वारा दारू दुकानें बंद करवाने में सफल हुई हैं। प्रोहिबिशन से शराब की खपत में कमी जरूर आती है। आम आदमी जो पुलिस और क्रिमिनल्स के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, इससे बचने लगता है। खुलेआम शराब पीकर उज्जड हरकतें करना, धुत होकर सड़कों पर गिर जाना इत्यादि बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रोहिबिशन के माहौल में शराब को खुलेआम फैशन के रूप में पिया नहीं जा सकता, इसलिए कम नौजवान इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पर शराब का व्यापार बंद कहीं नहीं हो पाया, सिर्फ अंडरग्राउंड चला जाता है। इससे समाज व सरकारी तंत्र में अपराधीकरण को बढ़ावा मिला है। इलिसिट व्यापार में अडल्ट्रेटेड जहरीली शराब की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अंडरग्राउंड व्यापार की क्वालिटी कंट्रोल और भी मुश्किल हो जाती है। ये दलील फिर राज्य सरकारें भी इस्तेमाल करने लगती हैं कि शराबबंदी से लिकर ट्रेजेडीज बढ़ती हैं और साथ में रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। तो फिर क्यों न सरकार ही अपनी देखरेख में यह व्यापार चलाए और जमकर टैक्स भी कमाए। स्थिति ऐसी है कि जो ये औपनिवेशिक व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई हुई है, उसमें आय के ज्यादातर साधन तो केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकारों के पास जो बचा है उसका बहुत बड़ा अंश शराब की आय का ही है। और इसलिए ये शराबबंदी की बात हम कितनी कर लें, शराबबंदी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इस विषय पर विचार नहीं कर लेते कि राज्य और केंद्र में आय के मामले में क्या संबंध होगा। आज जो स्थिति है उसमें राज्य सरकार अगर शराबबंदी करना भी चाहती है तो ये हो नहीं पाता। इतना ही नहीं, राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए कोई और कार्य भी करना चाहती है तो उस कार्य के लिए पैसा शराब से ही निकालना पड़ता है। By the time the ban on liquor came, I think about 1/3 of the government's revenue, budgetary revenue, was coming from excise from liquor, and in order to bring it to this level, the kind of measures undertaken by the government, the kind of encouragement given by the government to contractors to bid higher and higher, which meant that they would go to all corners of the villages setting up shops where no shops were there. This had a very bad impact on social life. For instance, earlier there would be, say, one liquor shop for 10 villages.
Now, a contractor who is encouraged by the government to bid very high because the government wants to balance its budget to fill its revenues. That fellow sets up 10 shops in 10 villages. शराब के उत्पादन और व्यापार दोनों पर ही सरकार का कंट्रोल है। मसलन दिल्ली में शराब की रिटेल ट्रेड पर सरकार की मोनोपोली है। तमिलनाडु और केरल में शराब का होलसेल व्यापार सरकारी एजेंसियां चलाती हैं। इसके अलावा मोलेसिस की सेल और खपत, जो भारत में शराब इंडस्ट्री का बुनियादी रॉ मटेरियल है, सरकार ने लाइसेंस कोटा टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा अपने शिकंजे में रखा है। शराब जो भारत में बनती है वो सारी की सारी सरकार के रख रखाव में ही, सरकार की देखभाल में ही बनती है। चीनी उद्योग के उत्पाद के रूप में जो शराब बनती है उसका पीने के लिए उपयोग शायद केवल भारतवर्ष में होता है। अन्य समाज पीने के लिए जो शराब बनाते हैं वो अधिकतर अनाज से बनाई जाती है या फल फूलों से बनाई जाती है या बहुत कम गुड़ से बन सकती है। पर ये जो शीरे से, बचे हुए शीरे से जो शराब बनती है उसका उपयोग तो औद्योगिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। जो अल्कोहल बनता है बचे हुए शीरे से, उसका उपयोग तो पीने के कार्य के लिए, मानवीय उपयोग के लिए सामान्यतः विभिन्न देशों में नहीं होता। हमारे यहाँ तो ना इतना अनाज है, ना इतने फल फूल हैं, ना इतना गुड़ है कि हम उससे पीने लायक बहुत अधिक मात्रा में शराब बना पाए। तो यहाँ अगर शराब का प्रसार है तो इसीलिए कि सरकार वो प्रसार कर रही है इस घटिया तरह के औद्योगिक तरह के अल्कोहल को पीने के लिए बेचकर, और सरकार हट जाए और सरकार ये चीनी कारखानों का अल्कोहल शराब बनाने के लिए नहीं बांटे तो कुल मात्रा शराब की जो इस देश में बन पाएगी वो अत्यंत सीमित होगी। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोहिबिशन लागू करने की जिम्मेवारी स्टेट को सौंपी गई है। तो फिर शराब के व्यापार में सरकारों की इतनी सक्रिय भूमिका क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल न हुई? क्या ये जायज है कि हमारी राज्य सरकारें लिकर टैक्स पर इतनी डिपेंडेंट हो गई हैं कि लोग शराब पीना बंद करना चाहें तो सरकारें कंगाली की दुहाई देती हैं? जो सरकारी तंत्र एक दिन शराब को बेचने में इतनी सक्रिय भूमिका निभाता है, क्या वही तंत्र शराबबंदी का काम अपने हाथ में लेने की क्षमता रखता है? बढ़ते शराबीकरण को रोकने के लिए क्या सरकारी प्रोहिबिशन ही उपयुक्त माध्यम है या कुछ और उपाय ढूंढने की जरूरत है? na 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 na